चलो नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिला दर्शन आप पढ़ रहे थे और जिला दर्शन में सीकर संभाग में जो नए जिले हैं उस जिले को आप पढ़ रहे थे नीम का थाना। तो नीम का थाना जिला जो है उसका एक वीडियो चल चुका है और नेक्स्ट आप नीम का थाना जिले के शेष बिंदुओं को आज पढ़ेंगे। नीम का थाना जो जिला है उसमें कौन कौन से बिंदु बचे हुए हैं, तो आइए उनकी करते हैं चर्चा। नीम का थाना में तो ये हम पढ़ रहे थे नीम का थाना, नीम का थाना, नीम का थाना जिला, नीम का थाना जिला। अब जो नीम का थाना जिला है इसमें फटाफट बता दीजिए, बताएं नीम का थाना जो जिला है इस जिले में कितने उपखंड हैं, बताइए। 4 उपखंड है। नीम का थाना जिले में उपखंड कितने हैं? 4। तो ये आपने पढ़ा था कि नीम का थाना जिले में उपखंड कितने हैं। उपखंड कितने हैं बताएंगे? 4, बिल्कुल 4 उपखंड है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले ही। 4 उपखंड कौन कौन से हैं बताएं फटाफट। सबसे पहला उपखंड खुद नीम का क्या हो जाएगा? सबसे पहला उपखंड नीम का थाना। सबसे पहला उपखंड क्या होगा? नीम का थाना हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में दूसरा उपखंड आपने पढ़ा था कौन सा? श्री, क्या उपखंड पढ़ा हमने? श्री माधोपुर। ये एक उपखंड हो गया श्री माधोपुर। इसके बाद में नंबर 3 याद रखना, उपखंड हमने पढ़ा कौन सा? खेतड़ी उपखंड पढ़ा दोस्तों, खेतड़ी उपखंड। और चौथे नंबर पर एक उपखंड आपने पढ़ा उदयपुर बाटी। ये उपखंड हमने पढ़ा उदयपुर क्या? बाटी। तो इस प्रकार से याद रखना 4 उपखंड नीम का थाना जिले में आते हैं। नीम का थाना जिले में 4 उपखंड और तहसीलें कितनी है? 5, यानी 5 तहसीलें इसमें आती हैं। तहसीलों की बात करें तो कितनी तहसीलें आएंगी? तो 5 तहसील इसमें आती हैं। 5 तहसीलें ये पहले ही आप पढ़ चुके हैं पर थोड़ा सा फिर कर लीजिए चर्चा। तो इसमें याद रखें तहसीलें आएंगी कितनी? 2, यानी नीम का थाना जो उपखंड है इसमें 2 तहसीलें आती हैं और बाकी के श्री माधोपुर में 1 तहसील, खेतड़ी में 1 तहसील और उदयपुर बाटी में 1 तहसील। तो नीम का थाना में एक तो स्वयं आएगी कौन सी तहसील? नीम का थाना तहसील। एक तो हो गई आपकी नीम का थाना, नीम का थाना क्या? तहसील। एक तो ये तहसील हो गई नीम का थाना तहसील। एक हो जाएगी सेकंड नंबर पर पाटन तहसील। कौन सी? पाटन तहसील। एक ये तहसील अपनी हो गई पाटन तहसील। श्री माधोपुर उपखंड में हो जाएगी तहसील नंबर 3। कौन सी तहसील? श्री माधोपुर। ये एक तहसील हो गई श्री माधोपुर। उसके बाद खेतड़ी में आ जाएगी कौन सी? खेतड़ी तहसील। यहाँ हो जाएगी खेतड़ी तहसील, ये एक तहसील हो गई। और उदयपुर वाटी में 5वां हो जाएगी उदयपुर वाटी तहसील। उदयपुर वाटी तहसील। इस तरह से याद रखें तहसीलें कितनी है? 5। तो ये चीज आप कल चर्चा कर चुके हैं ना। नीम का थाना जो जिला हम पढ़ रहे हैं इसमें 4 उपखंड और तहसीलें 5 है, ठीक है। एक यहाँ थोड़ा सा याद रखे नीम का थाना उपखंड में नीम का थाना तहसील भी, और एक कौन सी है? पाटन तहसील है। एक कौन सी तहसील है? पाटन। अब इनका जीके हम पढ़ रहे थे, इनका जीके पढ़ रहे थे। तो आपने कहाँ तक पढ़ा है? लास्ट का बिंदु फटाफट बता दीजिए मुझे, जो इससे पहले ही क्लास में पढ़ लिया है। अच्छा, देवराला कांड, यानी आप ऐतिहासिक बिंदुओं को, ऐतिहासिक घटनाएं चल रही हैं, ठीक है भाई। ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में जो व्यक्तित्व वगैरह हैं उनके विषय में आप पढ़े हैं। तो ऐतिहासिक घटनाओं में देवराला कांड आप लोगों ने पढ़ा है ना। देवराला कांड,
देवराला जो रूप कमर थी उनके विषय में हमने पढ़ा। इसके बाद में आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा किन किन बिंदुओं को लेके हमें चर्चा करनी है। तो देखें, नीम का थाना जो जिला है उसमें और क्या क्या जी के आ चुका है, तो आइए उसकी करते हैं चर्चा। देखिए यहाँ आप जान सकते हैं कि भौगोलिक विशेषताएं क्या है। नीम का थाना की भौगोलिक, या कह दीजिएगा सर कौन सी भौतिक विशेषताएं आपको कौन कौन सी याद रखनी है, तो ये नोट कर लीजिए। नीम का थाना जिले को आगे बढ़ा रहे हैं। नीम का थाना जिले को लेकर के और क्या क्या सवाल बन सकते हैं, उन सवालों की आप चर्चा कर रहे हैं। नीम का थाना जो जिला है इसकी भौतिक विशेषताएं कौन कौन सी रहेंगी। भौतिक विशेषताओं में नंबर 1 सबसे पहला बिंदु हम पढ़ेंगे नीम का थाना की भौतिक विशेषताओं में, कि नीम का थाना एक ऐसा जिला है, याद रखना, जिसकी सीमा अब हरियाणा से लग चुकी है। यानी हरियाणा, देखो इस तरह से देख लीजिए आप, ऐसे माना कि ये हो गया हमारा क्या, राजस्थान। ये जो आप पहले राजस्थान पढ़ते थे, ये राजस्थान याद रखें इस तरह से। तो यहाँ से लेके ये हरियाणा, क्या दोस्तों, हरियाणा। अब हरियाणा की अगर हम बात करें तो याद रखना हरियाणा से इस तरह, ऐसे हरियाणा से पहले एक जिला लगता था, कौन सा, सीकर। और सीकर जिला लगता था। अब उस सीकर जिले का उत्तरी भाग ये बन गया है क्या, नीम का थाना। अब ये नीम का थाना बन चुका है और ये रह गया सीकर। तो अब हरियाणा से सीकर की नहीं बल्कि किसकी सीमा लगेगी, नीम का थाना की सीमा लगेगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये प्रश्न यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। हरियाणा से सीमा लगने लगी अब किसकी, नीम का थाना की। तो लिखिएगा इसमें नीम का, लिखे नीम का थाना, नीम का थाना जिले की, ये लिखना दोस्तों, नीम का थाना जिले की सीमा, नीम का थाना जिले की सीमा हरियाणा, इसके साथ में हरियाणा के साथ, हरियाणा के साथ लगती है। पहला ये प्रश्न याद रखिए, यानी नीम का थाना जो जिला है इसकी सीमा अब किससे लगने लगी है, हरियाणा से लगने लगी है। जब आप राजस्थान की भौगोलिक स्थिति विस्तार पढ़ोगे तब इस चीज की चर्चा होगी। यानी नीम का थाना की सीमा हरियाणा से लगने लगी है अब। दूसरा सवाल देखिएगा, और क्या भौतिक विशेषताएं जिले की हो सकती है, सुनिएगा। ये जो नीम का थाना जिला है जिसे हम पढ़ रहे थे, याद रखें इस जिले की मिट्टी की अगर बात करें, नीम का थाना जिले की मिट्टी कैसी है दोस्तों, तो मिट्टी में हमें याद रखना पड़ेगा नीम का थाना की मिट्टी कैसी है, रेतीली लाल मिट्टी है। यानी रेत वाली कौन सी, लाल मिट्टी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, रेतीली कैसी मिट्टी है, रेतीली लाल मिट्टी है। रेतीली लाल मिट्टी है कहाँ की, नीम का थाना जिले की। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद में नंबर 3 देखिएगा अगला, और क्या विशेषताएं यहाँ की हैं। बिल्कुल, ये जो है नीम का थाना, याद रखें नीम का थाना, ये हमारे जलवायु प्रदेशों की अगर हम बात करें, आप जानते हैं कि राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, 5। राजस्थान जलवायु की दृष्टि से 5 क्षेत्रों में बटा हुआ है। यानी जलवायु खंड कितने, 5, 5 जलवायु प्रदेशों में बटा है। तो यहाँ की अगर हम बात करें राजस्थान की जलवायु को लेकर के ना, तो याद रखें कौन सा भाग आप करेंगे इसका, यानी एक शुष्क को याद रखें, शुष्क क्षेत्र होता है, अर्ध शुष्क क्षेत्र अपना होता है, उपाद्र क्षेत्र होता है, आर्द्र क्षेत्र होता है और अति आर्द्र। यानी जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक होता है कौन सा, शुष्क, यानी शुष्क जलवायु प्रदेश। एक होता है गुरुजी कौन सा, अर्ध और शुष्क जलवायु प्रदेश होता है दोस्तों।
एक अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश अपना होता है ना। अर्ध क्या शुष्क जलवायु प्रदेश। एक होता है कौन सा, उपाद्र जलवायु प्रदेश होता है। और एक अपना जलवायु विभाजन जब करें तो हो जाता है कौन सा, आर्द्र जलवायु प्रदेश होता है। और एक आपका होता है कौन सा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश होता है। तो मेरा मतलब यह है कि ये जो जिला नया बना है कौन, नीम का थाना, ये राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में आएगा, तो आपका जवाब होगा अर्ध शुष्क। यानी किस जलवायु प्रदेश में ये आता है बताएंगे आप, अर्ध शुष्क याद रखना जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो देखिएगा नेक्स्ट, किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ये आता है, तो यहाँ आप लोग नोट कर सकते हैं दोस्तों, ये जिस जलवायु प्रदेश में आएगा वो हो जाएगा अर्ध अर्ध और क्या शुष्क, अर्ध शुष्क। ठीक है, इस तरह से ये बिंदु आपको याद रखना है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके बाद में देखिएगा आगे हम बात करें कि ये जो प्रदेश है कौन सा, ये जो जिला है नीम का थाना, इस जिले की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, यानी कौन कौन सी, इसका भूगोल देखें तो प्रमुख नदियां कौन सी हैं और इसकी प्रमुख झील कौन सी हैं, इसकी प्रमुख क्या झील कौन सी हैं, इसके प्रमुख बांध कौन से हैं। तो ये चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं, याद रखिएगा। तो देखिएगा ऐसे यहाँ झील की अगर हम बात करें दोस्तों, काय की झील की, तो एक झील यहाँ आपको याद रखनी है, पीथमपुरी झील। कौन सी झील, पीथमपुरी झील, पीथमपुरी क्या झील, ये झील याद रखनी है आप लोगों को, पीथमपुरी झील। अगला सवाल देखिएगा नेक्स्ट, तालाब कौन कौन से प्रमुख तालाब इसमें हैं। तालाब दोस्तों, तो कौन कौन से प्रमुख तालाब इसमें आते हैं, फटाफट से बताइए कौन कौन से तालाब इसमें आते हैं। हाँ, नीम का थाना में कौन कौन से प्रमुख तालाब हैं। तालाबों में देखें एक तालाब आता है इसमें कौन सा, ककराय, कौन सा तालाब है, ककराय तालाब इसके अंतर्गत आता है, याद रखें। ककराय तालाब किस जिले में है, तो उत्तर देना नीम का थाना में। कौन सा, ककराय तालाब। एक तालाब अपना यहाँ याद रखना है आपको, पन्ना साहा, कौन सा, पन्ना साहा तालाब, पन्ना साहा तालाब ये भी याद रखना है, और ये भी आपको नीम का थाना जिले में ही बताना है। तो इन दोनों प्रमुख तालाबों के आपको नाम याद रखने हैं। इसके बाद में देखिएगा छठवें बिंदु को हम देखते हैं, कौन कौन से बांध नीम का थाना जिले में स्थित हैं। तो बांधों की बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से बांध नीम का थाना जिले में है। तो बांधों में देखिए नंबर 1 बांध आपको याद रखना है इलाखर बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है इलाखर दोस्तों। कौन सा बांध, इलाखर बांध। ये इलाखर बांध याद रखना कहाँ है, नीम का थाना में, इलाखर बांध। ठीक है, ऐसे याद रखना है बांध कौन सा, इलाखर। इलाकर बांध कहाँ पर है, नीम का थाना। एक बांध नीम का थाना जिले में है कोट बांध, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कोट बांध याद रखना। कौन सा बांध है, कोट बांध। ये भी कहाँ पर है, नीम का थाना जिले में, नीम का थाना में। एक बांध है सरजू सागर बांध दोस्तों, बांध का नाम क्या है, सरजू, सरजू सागर बांध, सरजू सागर बांध। और ये बांध याद रखना कहाँ पर है, तो ये बांध भी दोस्तों नीम का थाना में। सरजू सागर बांध कहाँ पर है बताएंगे आप, नीम का थाना में। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अगले बिंदु की चर्चा करें तो सबसे इंपॉर्टेंट, यानी नीम का थाना में सबसे इंपॉर्टेंट जो बांध है वो हो जाएगा अजीत सागर बांध। कौन सा, अजीत सागर। और एक मिनट एक मिनट, ये हो गया। खेतड़ी के राजा कौन, अजीत सिंह, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है अजीत सागर क्या बांध।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खेतड़ी में ना। तो ये आपको कुछ प्रमुख इसका भूगोल याद रखना है। और इसके बाद में इन विशेषताओं में हम लेते हैं क्या, नदियां, यानी नदियों की चर्चा करते हैं दोस्तों। कौन कौन सी नदियां याद रखें इस नीम का थाना में है, तो देखिएगा नदियों को लेकर के नदियां, नदियां याद रखें, यानी कौन कौन सी वो नदियां हैं जो नीम का थाना किस में है, जिले में। तो दोस्तों नीम का थाना में इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो नदी है वो हमको याद रखनी है, कौन सी, कांतली, कांतली नदी। कौन सी नदी, कांतली। तो यहाँ की कांतली नदी एक इम्पोर्टेंट नदी है, कांतली नदी। ठीक, अब कांतली जो नदी है, इस कांतली नदी को लेके क्या क्या परिवर्तन हो गया जीके में, क्या क्या परिवर्तन हो गया वो हम चर्चा करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिएगा, हाँ, भौतिक विशेषता नीम का थाना की हम पढ़ रहे हैं। नीम का थाना जिले की सीमा अब किससे लगने लगी है, हरियाणा से। यहाँ की मिट्टी है रेतीली लाल मिट्टी है दोस्तों। जलवायु अर्धशुष्क यहाँ पाई जाती है। झीलों की बात करें तो पीथमपुरी प्रमुख झील हो जाएगी। तालाब की बात करें तो ककराय तालाब और पन्ना साका तालाब, ये प्रमुख क्या हो जाएंगे, तालाब यहाँ के हो जाएंगे। यहाँ का ये भूगोल है। बांधों की बात करें तो इलाकर बांध, कोट बांध, सरजू सागर बांध और अजीत सागर बांध दोस्तों। एक पीपाड़ बांध भी है, याद रखना यहाँ, ये भी आप याद रख सकते हैं। बांध का नाम है कौन सा, पीपाड़ बांध भी है दोस्तों, इसी में पीपाड़ बांध। इस तरह से ये कुछ प्रमुख बांध हैं। ज्यादा अगर आपको याद नहीं रहता है तो कम से कम अजीत सागर बांध तो याद रखना ही पड़ेगा। अजीत सागर बांध जो कि प्रमुख बांध है किसका, नीम का थाना का। अब नदियों की बात करें तो कांतली प्रमुख नदी, यानी कांतली यहाँ की प्रमुख नदी हो चुकी है। अब दोस्तों कांतली नदी के विषय में चर्चा कर लेते हैं। देखिए कांतली नदी, ओहो, कांतली जो नदी है इसको लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं, तो कांतली नदी को लेकर के देखिएगा क्या क्या प्रश्न बनने वाले हैं। तो जानते हैं कांतली नदी के विषय में। देखें ये कांतली नदी है ना, इस नदी के विषय में आइए करते हैं चर्चा। देखिए क्या क्या सवाल कांतली नदी को लेके बन सकते हैं। तो सबसे पहला बिंदु की कांतली नदी का उद्गम, उद्गम दोस्तों क्या, उद्गम, उद्गम का मतलब जानते हैं, जहां से नदी निकलती है, जहां से नदी निकलती है। और जहां नदी किसी नदी में गिरती है, मिलती है, या मिलती है तो वो संगम हो गया, संगम हो गया। और किसी सागर में गिरती है तो उस जगह को मुहाना कहते हैं, नदी का मुहाना हो गया। तो याद रखिएगा उद्गम, कांतली नदी का उद्गम है कहाँ से गुरुजी, तो खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की, खंडेला की क्या, पहाड़ियां, यहाँ से याद रखना ये नदी निकलती है, यानी किन से, खंडेला की पहाड़ियों से। अब दोस्तों खंडेला की पहाड़ियां कहाँ हैं, सीकर में। खंडेला की पहाड़ियां कहाँ हैं, सीकर में। ठीक है, खंडेला की पहाड़ी सीकर में। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर अरावली की पहाड़ियों में खंडेला की पहाड़ियां सीकर में है, तो क्या अरावली की पहाड़ियों में से नीम का थाना जिले में, क्योंकि अरावली गुजरती है, अरावली सीकर से गुजरती, तो याद रखना अब सीकर का कुछ भाग क्या है, ये नीम का थाना है। तो नीम का थाना से भी अरावली गुजरनी है। तो अरावली की कौन कौन सी पहाड़ियां, कौन कौन सी चोटियां अब इसमें आ चुकी हैं, अब इसमें आ चुकी हैं, तो मैं बता देता हूं। देखिए अरावली जो है, अरावली की, अरावली, अरावली की को क्या, अरावली पर्वतमाला की कौन कौन सी याद रखना पहाड़ियां इसमें आ गई हैं, तो उन पहाड़ियों को आप देख लीजिए। पहाड़ियां अरावली की वो पहाड़ियां जो किसमें आ चुकी हैं, नीम का थाना में आ चुकी हैं। नंबर एक पहाड़ी आपको याद रखनी है, मालखेत की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ी, मालखेत, याद रखना मालखेत की, मालखेत की क्या, पहाड़ियां। तो मालखेत की पहाड़ियां वर्तमान में किसमें, किसमें है मालखेत की पहाड़ियां, नीम का थाना में।
पहले हम माल खेत और पाल खेत पहाड़ियां पढ़ते थे। माल खेत की पहाड़ियां कहाँ पढ़ते थे? सीकर। लेकिन आज आपको याद रखना ये कहाँ है? नीम का थाना में। उसके बाद में याद रखें लोहारगल। किसकी? लोहारगल की पहाड़ियां दोस्तों, लोहारगल की पहाड़ियां। ये पहाड़ियां लोहारगल की पहाड़ियां उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी और उदयपुर वाटी किसमें है? नीम का थाना में, उसमें आ चुकी हैं। उसके बाद में पढ़ते थे हम कौन सी? बवाई की पहाड़ी, बवाई की क्या? पहाड़ियां। और याद रखिएगा ये भी वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये भी आपको नीम का थाना में पढ़नी है। देखो मालखेत की पहाड़ियां जो कि 1052 मीटर की ऊंचाई रखती हैं, ये 1051 मीटर अपनी ऊंचाई लिए हैं और ये 780 मीटर अपनी क्या ऊंचाई लिए हैं। तो पहाड़ियों की अगर बात करें भौगोलिक दृष्टि से तो याद रखना ये मालखेत, लोहारगल और बवाई की पहाड़ियां, ये तमाम पहाड़ियां आप लोगों को याद रखनी है। कहाँ पर? नीम का थाना में। तो नीम का थाना में ये पहाड़ियां हैं। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कांदली नदी को लेकर। तो खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है। कौन सी नदी? कांदली नदी। कांदली नदी कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। अब आगे जानते हैं, देखिएगा यहां से कांतली नदी का होता है उद्गम। नेक्स्ट बिंदु, कांतली नदी के प्रवाहित प्रवाहित जिले यानी किस किस जिले में गुरुजी ये बहती है? प्रवाहित जिले। तो पहले ये बहती थी कितने जिलों में? 2 जिलों में। अब वो कितने जिलों में बहती है? 3 जिलों में बहती है। यानी जीके बदल चुका है, पहले 2 जिलों में बहती थी, अब 3 जिलों में बहती है। किस किस में? तो सीकर में, क्योंकि सीकर से उद्गम होता है ना, सीकर। उसके बाद में सेकंड क्या? नीम का थाना, नीम का थाना। अब इसमें आ जाएगी नीम का थाना प्लस लगा के अगला झुंझुनू दोस्तों। क्या? झुंझुनू याद रखना, झुंझुनू। तो ये इनमें बहती है, ठीक है भाई। यह 3 जिलों में बहती है। पहले बहती थी सीकर और केवल किसमें? झुंझुनू में। अगला देखिएगा नेक्स्ट, कांतली जो नदी है, इस नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इस नदी का याद रखना बहाव क्षेत्र, कांतली नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाएगा? तोराबाटी, तोराबाटी। अब यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। कांतली नदी का बहाव क्षेत्र तोराबाटी तो कहलाता है, पर ये प्रॉपर रूप से किस जगह कहा जाता है? तोराबाटी, इसके बहाव क्षेत्र को। तो प्रॉपर रूप से अगर आप जानना चाहें तो नीम का थाना जिले में कहा जाता है। किसमें? नीम का थाना, नीम का थाना में। ये चीज आपको याद रखनी है। नीम का थाना में प्रॉपर रूप से क्या कहा जाता है? तोराबाटी कहा जाता है। कांतली जो नदी है, इस नदी की लंबाई कितनी है गुरुजी? है लंबाई कितनी है? तो 100 किलोमीटर बहती है कांतली नदी। कितना? 100 किलोमीटर में बहती है। कांतली नदी 100 किलोमीटर में बहती है। इस कांतली नदी के किनारे सभ्यता कौन सी विकसित हुई है? तो किनारे सभ्यता, कांतली के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम अगर पूछे जाए तो एक तो आपकी सभ्यता हो जाएगी कौन सी? सुनारी सभ्यता। याद रखना, कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता। ये कांतली के किनारे विकसित हुई है, सुनारी सभ्यता। नेक्स्ट देखिएगा अगली सभ्यता हो जाएगी कौन सी? गणेश्वर की सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। तो ये दोनों सभ्यताएं इसी के किनारे क्या हुई हैं? विकसित हुई हैं। यानी सुनारी सभ्यता और गणेश्वर की सभ्यता, दोनों की दोनों सभ्यताएं किसके किनारे विकसित हुई हैं? कांतली नदी के किनारे विकसित हुई हैं, ठीक है। अब देखिए सुनारी जो सभ्यता है, देखो थोड़ा सा यहाँ मैं बता दूं आपको कि ये जो सभ्यता है दोस्तों कौन सी? सुनारी सभ्यता।
और एक हो गई आपकी गणेश्वर की सभ्यता, सुनारी सभ्यता और गणेश्वर की सभ्यता। ये सुनारी सभ्यता याद रखना कैसी है, लोहोकालीन सभ्यता है। आगे इनको डिटेल से अभी मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा ही देख लें आप यहाँ इतना भी। ये कैसी सभ्यता है बताओ, गणेश्वर की कैसी सभ्यता है, तो ताम्र युगीन सभ्यता है दोस्तों। वो लोहकालीन सभ्यता है और ये कैसी सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता है। ये सभ्यता मानी जाएगी कैसी, ताम्र युगीन। ये हो गई ताम्र युगीन। तो ये थोड़ा सा याद रख लें, बाकी तो अपन इनको डिटेल से अभी पढ़ने ही वाले हैं। गणेश्वर की सभ्यता ये ताम्र युगीन हो गई। इस तरह से चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, ये जो अपनी नदी है, कौन सी नदी, कांतली नदी। कांतली नदी की कुछ विशेषताएं, यानी कौन कौन सी विशेषताओं को लिए हुए है कांतली नदी, तो इसकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखनी है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली विशेषता के पूर्णतः राज्य में बहने वाली आंतरिक प्रवाह। पूर्णतः का मतलब जानते हैं आप, पूर्णतः का मतलब होता है कि जो राजस्थान से ही जिसका उद्गम है और राजस्थान में ही जिसका समापन है। इस दृष्टि से अगर देखें तो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र वाली नदियों में ये सबसे लंबी मानी जाएगी। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की जो नदियां हैं, क्योंकि नदियों को जब हम पढ़ेंगे तो तीन पार्टों में बांट के पढ़ेंगे, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र और एक बंगाल की खाड़ी के प्रवाह क्षेत्र से जुड़ने वाली नदियां और एक अरब सागर से जुड़ने वाली नदियां। तो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की जो नदियां हैं, उन नदियों में सबसे लंबी नदी तो कौन सी है, घग्गर नदी। घग्गर नदी है, लेकिन घग्गर नदी पूर्णतः हमारे राज्य की नहीं है। उसका उद्गम हिमाचल से होता है, समापन पाकिस्तान में होता है। तो वो पूरी तरह हमारे राज्य की कैसे मानी जाएगी। तो सवाल ये अगर बनता है कि पूर्णतः राज्य में बहने वाली, पूर्णतः राज्य में बहने वाली आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब हमारा जवाब क्या होगा, कांतली। तो एक तो यह इसकी विशेषताएं लिखे, पूर्णतः, ये लिख लीजिए आप, पूर्णतः है, पूर्णतः राज्य में बहने वाली पूर्णतः राज्य में बहने वाली यह आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की, इस प्रवाह क्षेत्र में से आंतरिक प्रवाह प्रवाह क्षेत्र की कैसी नदी है दोस्तों, सबसे सबसे लंबी नदी है। एक तो ये बात याद रखो, यानी पूर्णतः राज्य में बहने वाली आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी ये मानी जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा दूसरा पॉइंट, यानी और क्या विशेषता है वो देख लीजिए इसकी। अगली विशेषता आप देख सकते हैं, तो नेक्स्ट विशेषता क्या होगी, ध्यान दीजिए। अगली विशेषता होगी ये जो नदी है, यानी आपको पता है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढलान है। तो ये याद रखें, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियों में एक ऐसी नदी है जो ढलान के विपरीत बहती है। ढलान के विपरीत, यानी जिस ढलान में नदियां अन्य जा रही हैं, ये उल्टा वापस इस तरफ आती है। तो लिखिएगा नेक्स्ट बिंदु, ढलान के विपरीत, ढलान के क्या विपरीत बहने वाली नदी। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए हैं किस नदी को लेकर के, किस नदी को लेकर के, कांतली नदी को लेकर के, ये मैंने थोड़ी आपसे चर्चा की। और ये नदी याद रखना, कांतली नदी अब सीकर में भी बहती है, जो कि सॉरी नीमका थाना में भी बहती है, जो पहले सीकर और झुंझुनू में ही बहती थी। तो नदियों में भी बहुत बड़ा बदलाव हो गया है।
नदियों में बहुत बदलाव हो गया, एक एक को क्लियर करते चले। जिस जिले में जो नदियां आ रही हैं, जिनमें बहती हैं, वो यही आप सीखते चले। इसके बाद में देखें और भौगोलिक विशेषताओं में हम क्या क्या विशेषताएं याद रख सकते हैं। भौगोलिक विशेषताओं में और क्या क्या विशेषताएं हम याद रख सकते हैं। कितने पॉइंट हो गए इसके, देखिएगा। भौगोलिक नदियों वाला कौन सा था, ये 7वां बिंदु था। चलो ठीक है, 8वें बिंदु की करते हैं चर्चा। 8वां बिंदु देखें, 8वें नंबर पे और क्या क्या भौगोलिक विशेषताएं, तो बिल्कुल भौगोलिक विशेषताएं और भी है। देखें, ये जो नाम है हमारे, किनके नाम, खंडों उपखंडों के नाम। जैसे कि एक नाम है क्या, नीम का, नीम का क्या, थाना। ठीक है, अब नीम का थाना का कुछ इतिहास यहाँ जान लेते हैं। नीम का थाना जो है, ये नीम का थाना है, इसका कुछ इतिहास जानिएगा। नीम का थाना, नीम का थाना का क्या इतिहास है बताएंगे। नीम का थाना जो है, इसका क्या ऐतिहासिक उल्लेख है, ये आप लोगों के लिए प्रश्न लगा दिया मैंने, बताइए फटाफट बताएं। नीम का थाना को लेकर के, चलो अगला मैं लिखता हूं जब तक। 9वें नंबर पे हमने यहाँ लिखा था, नीम का थाना हो गया। और फिर आपका है उदयपुर वाटी। उदयपुर, उदयपुर क्या, बाटी, उदयपुर बाटी। याद रखना, उदयपुर बाटी जो है, इसे उदार भट्टिका के नाम से भी जानते हैं। इसके विषय में आप लिख लीजिएगा, इसे, इसे क्या, उदार, और इसका जवाब दें फटाफट। उदार भट्टिका, उदार, उदार भट्टिका। इसे किस नाम से भी जानते हैं, इसे उदार भट्टिका भी कहा जाता है, कहा जाता है। इसे किस नाम से भी जानते हैं, उदार भट्टिका के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखेंगे फटाफट, नेक्स्ट खेतड़ी। याद रखना खेतड़ी, खेतड़ी की अगर हम बात करें तो ये खेत सिंह द्वारा बसाया गया, इसीलिए नाम खेतड़ी पड़ा है। खेत सिंह द्वारा, किसके द्वारा, खेत सिंह द्वारा, खेत सिंह द्वारा बसाया गया, खेतड़ी को बसाया गया, खेत सिंह के द्वारा खेतड़ी को बसाया गया। अगला बिंदु देखिएगा, अगला बिंदु खेतड़ी, उदयपुर वाटी, नीम का थाना, श्री माधोपुर की अगर हम बात करें, श्री माधोपुर याद रखना। तो श्री माधोपुर को लेकर के क्या इंपॉर्टेंट बात आएगी, श्री माधोपुर ऐसा लग रहा है कि किसी शासक के नाम पर यह नाम है, यानी श्री माधोपुर कौन हुए, सवाई माधो सिंह हुए थे। सवाई माधो सिंह के नाम पर यह नाम पड़ा है, जयपुर के राजा। अब सवाई माधो सिंह के कुशली राम, किसने, कुशली राम ने ये बसाया था, जो याद रखना 18वीं सदी में मानसिंह हुए थे। 18वीं सदी में कौन, मानसिंह हुए, मानसिंह द्वितीय जिन्हें कहते हैं, उनके दरबार में रहता था। तो 18वीं सदी में याद रखना, 18वीं सदी में, 18वीं सदी में क्या, राम सिंह, सॉरी मान सिंह है ना, 18वीं सदी में मान सिंह, मान सिंह के सेनापति, मान सिंह के क्या, एक मिनट दोस्तों, 18वीं सदी में मान सिंह के काल में, दोस्तों मान सिंह के काल में किसने, उनके व्यक्ति किसने, कुशली, कुशली राम ने, इनके द्वारा कुशली राम ने किसके नाम पर, माधो सिंह के नाम पर, यानी सवाई माधो सिंह के नाम पर, सवाई माधो सिंह, सवाई माधो सिंह के नाम पर, नाम पर यह बसाया। तो इस तरह ये इसका इतिहास है। ये नहीं बताया आपने, नीम का थाना, नीम का थाना बताइए फटाफट। नीम का थाना को याद रखें क्या कहा जाता था,
नीम का थाना को जो एक चौकी हुआ करती थी शेखावाटी ब्रिगेड के समय, नीम का थाना को क्या कहा जाता था? तो सवाई, नीम का थाना को सवाई क्या, रामगढ़, रामगढ़ उपना, रामगढ़ नाम से पुकारा जाता था, नाम से, नाम से पुकारा जाता था, पुकारा जाता था। तो ये दो चार बातें मैंने आपको इन उपखंडों के विषय में बताई हैं। नीम का ताना सवाई रामगढ़ नाम से पुकारा जाता, उदयपुर वाटी इसे उदार भट्टका के नाम से पुकारते थे, उदार भट्टका। खेतड़ी खेत सिंह द्वारा बसाया गया, इस वजह से यह नाम पड़ा। और सवाई माधोपुर यानी सवाई माधो सिंह के नाम पर यह नाम इसका पड़ा। तो इस तरह ये बिंदु भी आपको याद रखने हैं, नोट कर लीजिए फटाफट। कर लिया? देखिए आगे ऊपर कर देता हूँ, उतारते रहिए आप। यहाँ देखें, अब बाकी के नेक्स्ट बिंदुओं को लेते हैं और क्या क्या सवाल इसको लेकर के बन सकते हैं। तो अगले सवालों की करते हैं चर्चा। देखिए जैसा कि एक स्थान है, कौन सा, लोहारगल, कौन सा है, लोहारगल, यह एक स्थान हो गया लोहारगल, याद रखें। लोहारगल जो है ये एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, इसे पुष्कर की भांति प्रसिद्ध है लोहारगल। ये लोहारगल में कुंड है, लोहारगल में क्या है, कुंड है। देखो यहाँ एक कुंड है, पुष्कर की भांति कुंड है, इस वजह से लोहारगल को क्या कहते हैं, अतः, अतः लोहारगल, लोहारगल को राजस्थान का, राजस्थान का कौन सा दूसरा पवित्र कुंड या दूसरा पुष्कर क्या कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान का दूसरा पुष्कर कहा जाता है, कहा जाता है। ये राजस्थान का याद रखना दूसरा पुष्कर कहलाता है लोहारगल। पुष्कर की भांति पवित्र कुंड यहाँ पर है, इसीलिए इसे कहते हैं राजस्थान का कैसा, दूसरा पुष्कर कहा जाता है। किस नाम से पुकारते हैं इसे, राजस्थान का दूसरा पुष्कर कहते हैं। हो गया? राजस्थान का कहा जाता है इसे क्या, दूसरा पुष्कर। देखिएगा आगे नेक्स्ट बिंदु देखें अगला और क्या इसके विषय में बनने वाला है, सुनिए। लोहारगल जो है ये पहाड़ी क्षेत्र है, लोहारगल की पहाड़ियां भी हैं, उन्हीं के बीच में ये कुंड है जिसे राजस्थान का दूसरा क्या कहते हैं, पुष्कर। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहारगल जो है इसे शेखावाटी का हरिद्वार भी कहा जाता है, पूरे राजस्थान का नहीं, शेखावाटी का। तो लोहारगल को याद रखना, इसे किस नाम से भी जानते हैं, इसे लिखते चलो, लिखते चलो, शेखावाटी, इसे शेखावाटी का क्या कहते हैं दोस्तों, हरिद्वार, शेखावाटी का हरिद्वार भी कहते हैं, इसे शेखावाटी का हरिद्वार भी कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, शेखावाटी के हरिद्वार के नाम से भी इसे जाना जाता है, किसको, लोहारगल को। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट अगले बिंदु की चर्चा करें और क्या क्या विशेषताएं इसकी हैं, तो देखेंगे आप अगली विशेषताओं में। देखें नेक्स्ट अगला सवाल, तो देखिएगा राजस्थान का पहला, राजस्थान का क्या पहला फल उद्यान कहाँ पर है, सरगोट। तो एक जगह याद रखना, सरगोट, ये याद रखनी है। सरगोट कहाँ है, श्री माधोपुर में, लिखते चलो श्री माधोपुर। अब छोटे छोटे बिंदुओं को पढ़ो, सरगोट कहाँ है, श्री माधोपुर में। ये जो सरगोट है याद रखना श्री माधोपुर में, यह यहाँ राज्य का, यहाँ राज्य का कैसा पहला
पहला फल उद्यान, राजस्थान का पहला फल उद्यान बना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राज्य का पहला फल उद्यान कहाँ बना? सरगोट यानी श्री कहाँ पर? माधोपुर में। अगला सवाल देखिएगा नेक्स्ट। अगला देखिएगा, एक गांव जिसका नाम है गौरीर गांव। कौन सा गांव? गौरीर गांव। गौरीर गांव, ये आपको याद रखना है, गौरीर गांव। ठीक, गौरीर गांव। गौरीर गांव को लेके क्या क्या, अब ये नीम का थाना में आ गया गौरीर गांव, तो इसकी क्या विशेषता है? तो यहाँ यहाँ राज्य का यहाँ राज्य का प्रथम यानी सबसे पहला, ये बहुत अच्छा है, सबसे पहला प्रथम 100 केवी, कितने केवी? प्रथम 100 केवी का, कितने का? प्रथम 100 केवी का सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा संयंत्र लगा दोस्तों। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया। ये राज्य का पहला 100 केवी का सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा? तो वो लगा था किसमें? गौरीर गांव में। और गौरीर गांव का संबंध वर्तमान में किससे हो गया? नीम का थाना जिले से। आगे देखें, और गौरीर गांव को लेके और भी सवाल बन सकते हैं, बिल्कुल। गौरीर गांव को लेके और क्या क्या सवाल बनेंगे तो देखिएगा, जानते हैं नेक्स्ट सवाल गौरीर गांव को लेके। ये जो गौरीर गांव में, गौरीर जो गांव है, यहीं की कमला बेनीवाल थी। कौन थी? कमला कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल ये इंपॉर्टेंट एक व्यक्तित्व है। कमला बेनीवाल याद रखें। कमला बेनीवाल कहाँ की थी बताएं? गौरीर की थी। कौन? कमला बेनीवाल। अब कमला बेनीवाल जो है देखिएगा, इसे सब जानते ही हैं। कमला बेनीवाल जो राजस्थान की पहली महिला है जो क्या बनी? मंत्री बनी, और क्या बनी? उप मुख्यमंत्री भी बनी। कमला बेनीवाल 1954 में। ठीक है, तो लिखे यह है राज्य की प्रथम, यह राज्य की कैसी? प्रथम, राज्य की प्रथम महिला है जिन्हें क्या मंत्री बनने का क्या मिला? मंत्री बनने का गौरव मिला। मंत्री बनने का गौरव मिला। तो राज्य की पहली महिला मंत्री 1900 कितने की बात है? 54 की बात है। वो है कौन? कमला बेनीवाल। आगे देखिएगा, कमला बेनीवाल याद रखें गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम इन राज्यों में राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो ये है गुजरात। एक तो हो गया आपका क्या? गुजरात। फिर उसके बाद में त्रिपुरा। त्रिपुरा पूर्वांचल में है दोस्तों, त्रिपुरा। फिर हो गया मिजोरम। मिजोरम राज्यों की, इन राज्यों की क्या रह चुकी हैं? राज्यों की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। राज्यपाल भी रह चुकी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यानी इन राज्यों की ये राज्यपाल भी रह चुकी हैं। कमला बेनीवाल का संबंध अब किस जिले से हो गया है बताओ? नीम का थाना जिले से। राज्य की पहली महिला मंत्री कमला कौन? बेनीवाल। इनका संबंध है किससे? नीम का थाना जिले से। आगे देखिए और क्या क्या चीज आपको याद रखनी है इस जिले में। नेक्स्ट, अगला देखिएगा नेक्स्ट। तो यहाँ इसमें जो नीम का थाना है इसमें कुछ कंजर्वेशन रिजर्व भी हैं। कंजर्वेशन क्या है? रिजर्व है, जो हमसे पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से कंजर्वेशन रिजर्व है इसमें देखते हैं।
कंजर्वेशन कंजर्वेशन रिजर्व। अब कौन कौन से कंजर्वेशन रिजर्व इसमें है, तो आइए उनको जानते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व नंबर 1, यहाँ याद रखना है मनसा। कौन सा? मनसा माता। मनसा माता कंजर्वेशन क्या है? रिजर्व है। मनसा माता कंजर्वेशन क्या है? रिजर्व यहाँ पर है। रिजर्व है। एक मिनट। रिजर्व है, एक तो ये है मनसा माता वाला। आगे देखेंगे नेक्स्ट और कौन कौन से कंजर्वेशन यहाँ रिजर्व है। तो एक तो आपका हो गया कौन सा? मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व। अगला देखिएगा नेक्स्ट शाकंभरी। शाकंभरी शाकंभरी माता माता कंजर्वेशन रिजर्व, एक ये यहाँ पर है। अगला नंबर 3 और कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व होगा? तो एक है खेतड़ी वांसियाल। खेतड़ी क्या? वांसियाल कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये याद रखना, ये कंजर्वेशन जो रिजर्व है इनका संबंध किससे है? नीम का थाना से है। और देखिएगा नीम का थाना में क्या क्या है। तो अगला नेक्स्ट बिंदु लेते हैं दोस्तों। एक एक चीज आपको याद रखनी है नीम का थाना को लेके, और क्या क्या सवाल बनते हैं। नीम का थाना जो है इसमें अजीत सिंह है ना, अजीत सिंह का संबंध, यानी कैप्टन दुर्गादास। कैप्टन क्या? दुर्गादास, इसे आपको याद रखना है। कैप्टन दुर्गादास का संबंध किससे है? नीम का थाना जिले से है। क्या है इनकी खासियत सुने। इन्होंने एक समाचार पत्र चलाया, दैनिक क्या चलाया इन्होंने? दैनिक क्या? नव ज्योति। दैनिक नवज्योति समाचार। दैनिक नवज्योति समाचार पत्र के क्या रहे हैं ये? प्रकाशक। समाचार पत्र के क्या? प्रकाशक रहे हैं। दैनिक नवज्योति समाचार पत्र के प्रकाशक माने जाते हैं। प्रकाशक, ये आपको याद रखना है। दैनिक नवज्योति समाचार पत्र के प्रकाशक कौन? कैप्टन दुर्गादास। नेक्स्ट देखिएगा और क्या क्या चीजें याद रखनी है, पढ़ते चलो। हाँ, ये जो है शर्मिला मान, एक व्यक्तित्व है शर्मिला मान। नाम सुना है आपने? खिलाड़ी है शर्मिला मान। शर्मिला मान जो है इन्होंने जो दुबई कबड्डी लीग हुई थी उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी जिनका संबंध नीम का थाना से है, यानी दुबई कबड्डी लीग में सबसे महंगी खिलाड़ी रही दोस्तों। कौन? शर्मिला मान, ये आपको याद रखना है। देखो एक गांव है यहाँ शिमला गांव। कौन सा गांव है बताओ? शिमला गांव नीम का थाना में है। ये भी अच्छा सवाल है। शिमला गांव नीम का थाना में है। और शिमला गांव को लेके क्या क्या जीके बनना है वो देखिएगा। शिमला गांव कहाँ है? नीम का थाना में। यहाँ याद रखना दिल्ली में सूरी वंश के शासक कौन? शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने यहाँ क्या किया? यहाँ बहुत सारे कुएं खुदवाए।
शिमला गांव के लोगों को क्या खुदवाए थे? कुएं खुदवाए थे, है ना। तो पूछेगा ऐतिहासिक दृष्टि से कि शेरशाह सूरी ने राजस्थान के किस गांव में कुएं खुदवाए, तो वो कौन सा था? शिमला गांव। और कहाँ पर है ये? नीम का थाना में। तो यहाँ क्या हुआ है? देखिए यहाँ किसके द्वारा? हाँ, शेरशाह सूरी के द्वारा। यहाँ लिखते चलो, शेरशाह शेरशाह सूरी द्वारा, शेरशाह सूरी द्वारा क्या किया गया? कुएं कुएं खुदवाए गए, कुएं खुदवाए गए। यानी शेरशाह सूरी ने यहाँ क्या खुदवाए थे? कुएं खुदवाए। अगला देखिएगा, नेक्स्ट बिंदु। नेक्स्ट बिंदु देखिए आप, अगला सवाल क्या बनना है? नेक्स्ट देखिएगा। तो आगे देखते हैं, अजीत सिंह। अजीत सिंह का नाम तो आप सुने ही हैं, अजीत सिंह। और अजीत सिंह कहाँ के राजा थे? खेतड़ी के। खेतड़ी के खेतड़ी खेतड़ी महाराज, खेतड़ी महाराज थे। स्वामी विवेकानंद जो हैं, स्वामी विवेकानंद को शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भेजने की इन्होंने व्यवस्था की, और उनका नाम भी इन्हीं के द्वारा बदला गया। स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। उनका नाम इन्हीं ने किया, है ना। तो खेतड़ी महाराजा थे जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने नरेंद्र क्या नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त का नाम, नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया? बदलकर क्या कर दिया बताओ? स्वामी, बदलकर स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेका क्या नंद, ये वाला नाम स्वामी विवेकानंद कर दिया, कर दिया। एक तो ये चीज याद रखनी है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने ही, याद रखिएगा, इन्होंने ही स्वामी विवेकानंद को शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भेजने की क्या की? व्यवस्था की। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भेजने की व्यवस्था की। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। इनके इनके द्वारा ही, इनके द्वारा ही 1800 कितने में हुआ वो? 93 में। 1893 में स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद कहाँ भेजे गए? एक मिनट, एक मिनट। विवेकानंद, देखिएगा। तो स्वामी विवेकानंद को शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भेजने वाले कौन थे? खेतड़ी के महाराजा कौन? अजीत सिंह। 1893 में स्वामी विवेकानंद को शिकागो, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में शिकागो क्या विश्व विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन में भेजा गया, भेजा गया। इन्हीं के द्वारा उन्हें वहां भेजा गया। शिकागो किसमें? विश्व धर्म सम्मेलन में भेजा गया। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। यानी नीम का थाना को लेकर के हमने क्या की? चर्चा की। नीम का थाना की कौन कौन सी विशेषता थी, क्या क्या इसके अंतर्गत आने वाला था। महलों की अगर बात करें तो देखो, यहाँ एक प्रमुख महल यहाँ आपको याद रखना है। महलों की बात करें तो याद रखना सुख महल। कौन सा महल?
सुखमहल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। सुखमहल आपको याद रखना यहाँ, सुखमहल है ना। सुखमहल बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ का महल है। अगला देख सकते हैं आप, और देख लीजिए एक दो बिंदु। देखिए यहाँ हवेलियों की अगर बात की जाए, किसकी हवेलियां, बताओ कौन कौन सी प्रमुख हवेलियां हैं, कौन कौन सी प्रमुख हवेलियां हैं बताइएगा। तो नंबर 1 हवेली पंसारी की हवेली, कौन सी, पंसारी की हवेली, ठीक है। एक तो ये हो गई पंसारी की हवेली। नंबर 2 जोगीदास की हवेली, जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जोगीदास की क्या हवेली। और ये हवेली आप जानते हैं किसके लिए फेमस है, ये हवेली प्रसिद्ध है काय के लिए, भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए, भित्ति चित्रण हेतु क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद में तो ये आप देख रहे थे दोस्तों दर्पण क्लासेस करौली के यूट्यूब चैनल से, और इसी तरह से आगे आपको नए जिलों की वीडियो मिलने वाली है। तो जुड़े रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।